Good morning, I'm Tabriz Akhtar and this is your science class. Today we are going to study from activity 10.3. Figure 10.3 shows the various activities carried out by a person during a normal day. Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest and in which it will be the fastest? Assign number to the picture in order to increase rate of breathing according to your experience. So here you can see the diagrams and the some activities of daily life. Now you will have to tell about the breathing rate, यानी किसमें ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होगा, किसमें कम ब्रीदिंग रेट होगा. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वॉशिंग कर रही हैं, तो अब इस टाइम पे उनका ब्रीदिंग रेट क्या होगा. ये स्लीपिंग मोड में है तो इनका ब्रीदिंग रेट क्या होगा. ये वॉकिंग में है, इनका ब्रीदिंग रेट क्या होगा. तो ये एक्सपीरियंस कीजिए और इसको रिकॉर्ड कीजिए, नोट डाउन कीजिए. 10.3 हाउ डू वी ब्रीद. तो हम सांस कैसे लेते हैं, ठीक है. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग की मैकेनिज़्म क्या होती है, हाउ वी ब्रीद. अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स. तो अपनी नॉस्ट्रिल से, अपनी नाक से हम एयर को अंदर लेते हैं, टेक इन. व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नसल कैविटी. ठीक है, तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू वो एयर नसल कैविटी तक पहुंचती है, जो कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नसल कैविटी इन चैप्टर 1 और चैप्टर 2. चैप्टर 1 या 2 में हमने इसके बारे में डायग्राम भी देखा था. एंड फ्रॉम द नसल कैविटी द एयर रीचेस आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप. अब नसल कैविटी से होते हुए यहाँ नॉस्ट्रिल से अंदर हुई, यहाँ नसल कैविटी में पहुँची, ठीक है. अब यहाँ से ये विंड पाइप के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर हुई, है ना, और फिर लंग तक पहुँची. दिस कैविटी लंग तक पहुँच रही, ठीक है. लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. तो लंग्स जो हैं वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, यानी एक खाली जगह जहाँ पे हमारा चेस्ट है, ठीक है. तो वहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. नाउ अ कैविटी सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स. तो कैविटी जो है सराउंडेड बाय रिब्स. रिब्स क्या होती हैं, वो जो हड्डियाँ जो राउंड शेप में होती है हमारे चेस्ट में, उनको रिब्स कहते हैं. तो उससे सराउंड होती है वो कैविटी. अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, ठीक है, फॉर्म्स अ फ्लोर. तो अब कैविटी नीचे की तरफ क्या होता है, एक नीचे की तरफ एक शीट होती है, ठीक है, एक शीट होती है, उसको हम कहते हैं डायफ्राम, ठीक है. नीचे की तरफ लंग्स के नीचे एक शीट होती है जिसको कहते हैं डायफ्राम, ठीक है. ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स. द डायफ्राम मूव्स डाउन. दिस मूवमेंट increase space in our chest cavity and air rushes into the lungs. तो इनहेलिंग के टाइम पे क्या होता है, इनहेलेशन के टाइम पे यानी जब सांस अंदर लेते हैं, एयर अंदर लेते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी रिब्स होती हैं, ठीक है, वो फूलती हैं, ठीक है, बाहर की तरफ आती हैं, ठीक है. और जो डायफ्राम नीचे की तरफ होता है वो नीचे आता है, ठीक है. तो इससे क्या होता है, बीच में स्पेस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है. ये नीचे आएगा तो जगह बनाएगा ना, है कि नहीं. एक एक्टिविटी के थ्रू हम ये चीज़ समझ लेंगे, ठीक है. अभी मैं एक नॉर्मल डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से बाहर की एयर जो है वो अंदर आती है ना.
और इसी का उल्टा होगा, जब हम एक्सेल करेंगे तो क्या होगा, रिब्स जो हैं वो अंदर की तरफ आएंगी। रिब्स जो हैं, ये जो ऐसी ऐसी रिब्स हैं वो अंदर की तरफ आएंगी, यानी स्पेस कम करेंगी। और ये जो नीचे की तरफ आ गया था ये भी ऊपर जाएगा, है ना, तो और भी स्पेस कम हो जाएगा। तो जो हवा जो है अंदर की वो हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सेल होता है, यानी सांस बाहर छोड़ना कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट पेज। चलिए डायग्राम के थ्रू भी इस चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इन्हेलेशन और एक्सेलेशन का डायग्राम हमारे पास अवेलेबल है। इन्हेलेशन में क्या हो रहा है, ये हमारी रिब्स हैं, ठीक है, ये रिब्स जो हैं फैल रही हैं। आप इनहेल करके देखिए, अभी आप इनहेल करके देखिए, आपकी जो रिब्स है ना वो बाहर की तरफ आएंगी, है ना, ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी रिब्स बाहर की तरफ आ रही हैं। तो इनहेलिंग में आपको पता चलेगा कि रिब्स फूल रही हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं, यानी अंदर स्पेस ज़्यादा बन रहा है। और डायफ्राम क्या है, वो नीचे की तरफ जाता है। ये नीचे डायफ्राम होता है, एक शीट बनी होती है, एक शीट होती है जो नीचे की तरफ जाती है। जब ये नीचे जाएगी तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो चेस्ट कैविटी है वहाँ पे स्पेस ज़्यादा आ जाएगा, है ना, और इस जगह को फिलअप करने के लिए बाहर की हवा अंदर आ जाती है। ठीक है, और इसी का अपोजिट होता है एक्सेल में। एक्सेल में क्या होता है कि रिब्स जो है अंदर की तरफ दबती हैं, और ये जो डायफ्राम जो है अंदर की तरफ दबते हैं, ये भी डायफ्राम था, हाँ ठीक है। और यहाँ पे रिब्स जो हैं ये अंदर सिकुड़ती हैं, तो यहाँ स्पेस कम होता है, तो यहाँ की हवा जो है ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्हेलेशन और एक्सेलेशन हो गया। टेक अ डीप ब्रेथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड। तो अब इसी चीज़ को आप प्रैक्टिकल करके देखिए। आप डीप ब्रेथ यानी लंबी सांस लीजिए, ठीक है। जब लंबी सांस अंदर की तरफ लेंगे और आप अपने पाम से यानी अपने हाथों से एब्डोमेन को टच कीजिए। एब्डोमेन मतलब आपका जो फ्रंट का एरिया है, चेस्ट हो गया और स्टमक हो गया, इसको आप फील कीजिए अपने पाम से, ठीक है। तो आपको क्या फील हो रहा है? तो आपको ये फील होगा कि सांस अंदर जा रही है तो साइज़ बढ़ जाता है, यानी बाहर की तरफ फूल जाता है, चाहे वो पेट का हिस्सा हो, है ना। तो इससे पता चलता है कि अंदर की स्पेस बढ़ रहा है ना। आफ्टर हैविंग लर्नड that during breathing there are changes in the size of chest cavity, children got involved in the chest expansion competition। तो ठीक है, तो चेस्ट हमें पता चला कि चेस्ट कैविटी जो है बढ़ जाती है जब हम सांस अंदर लेते हैं। और अब अलग अलग बच्चों का ये चीज़ अलग अलग टाइप का एक्सपांसन होगा, यानी कुछ ज़्यादा खींचेंगे तो ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, एक्सपांसन। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपांसन कंपटीशन। तो इससे एक कंपटीशन के बारे में कह रहा है कि एक्सपांसन कंपटीशन चिल्ड्रन के बीच करेंगे, तो ये देखेंगे कि किसका एक्सपांसन ज़्यादा हो रहा है ना। ये हो गया। अब स्मोकिंग डैमेज लंग, स्मोकिंग इज़ ऑल्सो लिंक टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। तो स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग के बारे में एक प्रिकॉशन दिया हुआ है कि इससे क्या होता है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं और इससे क्या होता है, कैंसर भी होता है। तो इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट शी और ही कुड एक्सपैंड इट द मैक्सिमम। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट। ठीक है, तो यही वही एक्टिविटी का बारे में कह रहा है कि आप क्लास में एक्सपैंड करके देखिए, ठीक है, इनहेल करके देखिए किसका ज़्यादा एक्सपैंड होता है, एब्डोमेन यानी फ्रंट का एरिया किसका ज़्यादा एक्सपैंड होता है, ठीक है। द एयर
Round us has various type of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो हम एयर को इनहेल करते हैं, जो एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको जो हम इनहेल करते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, या अनवांटेड पार्टिकल्स कह सकते हैं, जैसे कि एयर में स्मोक मिक्स है, डस्ट मिक्स है और पॉलेंस मिक्स है। ठीक है, पॉलेंस क्या होता है, वो जो फ्लावर वगैरह में जो नहीं होते छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ मिक्स होती है। तो अब ये जब हमारे नॉस्ट्रिल से अंदर जाती हैं तो हमारे नॉस्ट्रिल में क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, बाल होते हैं जिनमें ये फंस जाते हैं। ये जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं ये फंस जाते हैं और फिर उसके बाद जो है तो फ्रेश एयर अंदर की तरफ जाती है। और इन केस अगर कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं जो नहीं फंस पाते हेयर्स में, तो वो जाके आपके अंदर कैविटी में, नसल कैविटी में अंदर जब पहुंचते हैं तो थोड़ा सा इरिटेट करते हैं। जब ये पार्टिकल आपके नॉस्ट्रिल में जो हेयर प्रेजेंट है उसमें नहीं फंस पाते, तो अंदर जाके कैविटी में थोड़ा सा इरिटेटिंग करते हैं। इरिटेटिंग जब होती है इन पार्टिकल से तो हमें क्या होता है, स्नीज़ आती है ना, तो हमें छींक आती है। ठीक है, तो स्नीजिंग होती है इसी की वजह से, जो पार्टिकल बच जाते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं तो इरिटेटिंग करते हैं, और इरिटेट करते हैं तो स्नीजिंग होती है। ठीक है, स्नीजिंग क्या करता है, स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर इंटर्स ओवर बॉडी। तो स्नीजिंग करता क्या है, जब इरिटेटिंग अंदर होती है, स्नीजिंग होती है, स्नीजिंग से क्या होता है कि वो पार्टिकल बाहर आ जाता है। ठीक है, वो पार्टिकल, अनवांटेड पार्टिकल बाहर आ जाता है और हमारे बॉडी के अंदर फिर फ्रेश एयर, क्लीन एयर जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि स्नीजिंग क्यों होती है। टेक केयर व्हेन यू स्नीज, यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन। तो स्नीजिंग के टाइम पे ये ध्यान देना है कि आपको अपनी नोज़ कवर करके रखना है, ताकि ये ना हो कि जो आपने एक्सपेल किया, जो आपने पार्टिकल बाहर निकाला, वो किसी और पर्सन के थ्रू इनहेल कर लिया जाए, यानी वो हो सकता है कि वो सांस ले ले तो उसके नॉस्ट्रिल के थ्रू वो पार्टिकल उसके बॉडी में चला जाए। एक्टिविटी 10.4, टेक अ डीप ब्रेथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप। ठीक है, डीप ब्रेथ लेना है, एक लंबी सांस अंदर की तरफ लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है कि जो आपके चेस्ट का साइज़ है उसको मेज़र करना है। किससे मेज़र करना है, मेजरिंग टेप जो होता है उससे मेज़र करना है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। और 10.2 की एक टेबल दी हुई है बिलो दिस पैराग्राफ, उसमें आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपांडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपांसन ऑफ द चेस्ट। तो वही फिर ये सारे बच्चों में करना है, तो सबका रिजल्ट देखना है किसका एक्सपांसन कितना है, क्योंकि मेज़र करके हम पता लगा लेंगे कि हमारा कितना चेस्ट एक्सपैंड हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद कंपेयर करना है। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय अ सिंपल मॉडल। तो इस मॉडल के थ्रू हम ब्रीदिंग की मैकेनिज़्म समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिब्स बाहर की तरफ आई। ठीक है, जब एयर अंदर आनी होती है तो रिब्स बाहर आती हैं, डायफ्राम नीचे जाता है। ठीक है, और जब एक्सेलिंग होती है तो ये रिब्स अंदर की तरफ जाएंगी और डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा। एक्टिविटी 10.5, टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल, रिमूव द बॉटम, गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और plastic tube, make a hole in the lid so that the tube may pass through it to the forked end of the tube fixed to deflated balloons. Introduce the tube into the bottle as shown in figure 10.7. Now cap the bottle, seal it to make it air tight. To open base of the bottle, tie a thin rubber or plastic sheet
यूजिंग द लार्ज रबर बैंड। तो एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट जो दिया हुआ है उस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये डायग्राम से we can understand the experiment with this diagram. So you have to take a bottle, then cut the bottom of this bottle. आपको एक बॉटल लेना है, मान लीजिए कि ये एक बॉटल ले लिया आपने, ये एक बॉटल ले लिया प्लास्टिक की बॉटल, ठीक है, ये एक बॉटल ले लिया। अब उसके बाद सीजर से आप क्या कर दीजिए, सीजर से ये बॉटम आप कट कर दीजिए, ठीक है, ये बॉटम उसका कट कर दीजिए। और ऊपर क्या कीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोक की बोतल ले ली, प्लास्टिक की कोका कोला की बोतल ली है, उसका नीचे का बॉटम कट कर दिया है। उसके बाद क्या कीजिए, एक ट्यूब लीजिए, किस टाइप की ट्यूब होनी चाहिए, वो ट्यूब होनी चाहिए वाई शेप की, ठीक है। ऐसे एक ट्यूब है, ऊपर से एक ट्यूब रहेगी और नीचे से वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगी। ऐसे एक वाई शेप ट्यूब लेना है और ट्यूब के इस साइड पे एक बलून लगाना है, ठीक है, और इस साइड पे भी एक बलून लगाना है, ठीक है। अब ये बलून जो है डिफ्लेटेड होना चाहिए, इन्हें फूला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बलून हमने यहाँ पे लगा दिया है ना, यहाँ टाई कर दिया, यहाँ टाई कर दिया। और ये जो आपकी ट्यूब है ये आपके बॉटल के अंदर रहेगी, ये पूरा एक बॉटल के अंदर रहेगी जिसका आपने बॉटम काट दिया है, ठीक है, ये बॉटल के अंदर रहेगी। और ऊपर से क्या करना है, ये जो आप कोका कोला की बोतल का जो कैप होता है उस कैप में भी एक छोटा सा होल कर दीजिए, ताकि ये जो ट्यूब आपने बोतल के अंदर डाली है ना वो ट्यूब उस होल से बाहर निकल सके, ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी ये ट्यूब निकल सके, ठीक है। अब ये कैप में होल कर दिया, अब ये कैप को आप टाइट कर दीजिए इस बोतल में, ठीक है। तो ये कैप टाइट कर दिया। अब इसने क्या किया है, इसने एक बोतल लिया है, ऊपर कॉर्क लगी हुई है। कॉर्क वाली बोतल तो हमारे पास होगी नहीं, तो हमारे पास कैप वाली बोतल होगी, तो कैप वाली बोतल में होल कर देंगे और ये ट्यूब बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की अरेंजमेंट हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, ये नीचे जो हमने काट के रखा है ना, तो नीचे होल है, ठीक है। तो नीचे की तरफ क्या करना है, एक रबर लेना है, या फिर एक बलून ही ले लीजिए। बलून को काट के उसका रबर वाला एरिया पूरा नीचे से कवर कर दीजिए, ठीक है, नीचे से पूरा बलून कवर कर दीजिए, ठीक। अब नीचे से पूरा बलून कवर कर देंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से टाइट कर दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे, जब वो बलून का हिस्सा नीचे वाला, जब आप नीचे वाला खींचेंगे, बलून का हिस्सा जब नीचे खींचेंगे तो क्या होगा, ये जो अंदर आपने 2 बलून लगाए हैं ना, ये बलून क्या हो जाएंगे, इनमें ऑटोमेटिकली थोड़ी हवा भर जाएगी और ये फूल जाएंगे। और जब ये नीचे का हिस्सा छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो हवा भरी थी ये सिकुड़ जाएंगे, है ना। यानी जब खींच रहे हैं तो यहाँ से हवा आ रही है इस पाइप के थ्रू और ये बलून फूल जाते हैं, और जब ये नीचे से आप छोड़ देते हैं तो यहाँ की हवा बाहर चली जाती है अपने आप, ठीक है। यह अरेंजमेंट क्लियरली विजिबल होगा अगर मैं ये एक डायग्राम है, उसी अरेंजमेंट का डायग्राम है बेटा, तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बॉटल है और बॉटल के नीचे का बॉटम हमने काट दिया है और नीचे हमने एक बलून लगा दिया है, ठीक है, ये बलून लगा दिया है, ठीक है। अब जैसे ही नीचे के बलून को पकड़ के खींच रहे हैं, जैसे ही नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये बलून जो अंदर हैं बॉटल के वो फूल जाएंगे, ठीक है, एक्सपेंड हो जाएंगे। और जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे, है ना, तो वापस से इनकी हवा जो है बाहर चली जाएगी। तो ये अरेंजमेंट है और ये मॉडल है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 10.6, टेक अ सिलेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल, मेक bottle, pour some freshly prepared lime water in the test tube, insert a plastic straw through the hole in the lid in such a way that it dips in lime water.
ओके, ये सारा एक्सपेरिमेंट मैं आपको इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक्टिविटी 10.6 में एक्चुअली करना क्या है कि 10.6 में आपको एक ट्यूब में लाइम वाटर लेना है। एक ट्यूब में या किसी भी बॉटल में लाइम वाटर लेना है। लाइक ये आपकी एक बॉटल हो गई, इसमें आपने लाइम वाटर ले लिया, ठीक है, लाइम वाटर ले लिया। अब लाइम वाटर लेने के बाद क्या करना है, एक ट्यूब लेना है, एक स्ट्रॉ लेना है पतला सा, ठीक है, उसको इस लाइम वाटर के अंदर प्लेस कर देना है और ऊपर से आपको क्या करना है, एक्सेल करना है। एक्सेल करना है यानी ऊपर से इसमें फूंकना है, हवा मारना है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें एक्सेल करेंगे तो आपके मुंह से निकली हवा इसके अंदर जाएगी और ये लाइम वाटर में मिक्स होगी और थोड़ी देर बाद यू कैन सी द कलर चेंज इन लाइम वाटर। आप इसमें कलर चेंज देख सकते हैं थोड़ी देर बाद। दैट मीन्स ये जो लाइम वाटर है वो थोड़ा वाइटिश टाइप का हो जाएगा और ये जब वाइटिश टाइप का तभी होता है जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। तो इससे पता चलता है कि जो हम एक्सेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट हो गया है। डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं या कुछ और भी करते हैं। आप कभी नोटिस किए होंगे जब आप एक्सेल करते हैं किसी मिरर में तो एक फ़िल्म आ जाती है मॉइस्चर की, एक मॉइस्चर की फ़िल्म अपीयर हो जाती है। जैसे ही आप किसी मिरर में एक्सेल करके देखिएगा एक भाप टाइप की जम जाती है ना। तो फ्रॉम वेयर डू दिस ड्रॉपलेट्स कम, तो ये ड्रॉपलेट्स जो है जो एक्सेल करने के बाद जो मिरर पे लग रही है तो वो ये कहाँ से आती है। तो इस चीज़ के बारे में यानी मिक्सचर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि हमारे एक्सेल में कितना मिक्सचर होता है, कौन कौन सी गैसेस मिक्स होती हैं और इनहेल में कौन कौन सी गैसेस मिक्स होती हैं। लेकिन ये चीज़ श्योर हो गया कि जब हम एक्सेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसीलिए लाइम वाटर जो है वो थोड़ा सा क्लाउडी टाइप का हो गया था। ठीक है, थैंक यू।